नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी। मैं हूं रितिका और आज हम देश के उस इतिहास के बारे में बात करेंगे जिस पर हम सबको फक्र है। हम हर साल 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाते हैं। उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं जिस दिन हमारे हीरोज ने देश में घुसाए पाक घुसपैठियों को सीमा के बाहर खदेड़कर विजय पताका फहराया था। 99 का वो साल भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। कैसे हुआ करगिल का युद्ध, कैसे आए हमारी सीमा में पाक घुसपैठिए, पाक की प्लानिंग क्या थी, अपनी प्लानिंग में कैसे फेल हो गए पाकिस्तानी, हमारी सेना को इसकी खबर कैसे लगी, कैसे हुआ उनका सामना और ऑपरेशन विजय से जुड़ी वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगी, जिसे सुनने के बाद आपका भी सर फक्र से ऊंचा उठ जाएगा, छाती गर्व से चौड़ी हो जाएगी और भारतीय होने पर आपको गर्व होगा। बात 1999 की है। इसी साल करगिल का युद्ध हुआ था। साल की शुरुआत दक्षिण एशिया में अमन और शांति के वायदों से हुई थी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ आपसी समझौते हुए थे, जिससे लग रहा था कि दोनों देशों के बीच कटुता खत्म हो जाएगी। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बस से सफर कर पाक की धरती पर कदम रखा। बाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने गले लगाकर उनका स्वागत किया और पूरी दुनिया में आपसी कटुता खत्म होने का संदेश दिया। अमन का ये वायदा कुछ महीनों के अंदर ही बिखर गया जब कश्मीर के एक कस्बे में ऊंची बर्फीली पहाड़ियों के बीच तोपों की गड़गड़ाहट ने इस संदेश के चिथड़े उड़ा दिए। कारगिल और एलओसी के आसपास का इलाका लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान का एक हिस्सा है। सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से रास्ता बाधित हो जाता है। 18,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर 60 डिग्री का तापमान और ठंडी तेज हवाएं सांस लेना मुश्किल कर देती हैं। पाक की रणनीति यह थी कि बर्फ पिघलने से पहले इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जाए, क्योंकि इस दौरान सेना का श्रीनगर से इधर कूच करना संभव नहीं हो पाएगा। यह रणनीति कामयाब हो जाती तो पाकिस्तान सेना का कई महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा हो जाता, जहां से श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग एक रास्ता कई जगह से बंद किया जा सकता था और भारतीय सेना के कई दस्तों को इस सीमा में लेकर बंधक बनाया जा सकता था। पाकिस्तान का कब्जा एलओसी के महत्वपूर्ण इलाकों पर हो जाता, जहां से इस्लामाबाद को भी और मजबूत बनाया जा सकता था। इससे भारतीय कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में आ जाता। इसके अलावा उनकी मंशा परमाणु शक्ति का डर दिखाना भी थी। पाकिस्तान 1998 से ही आक्रमण की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसने अपने मिशन को गुप्त रखने के लिए एलओसी के आसपास अपनी सैन्य टुकड़ियों की संख्या नहीं बढ़ाई, ताकि भारतीय गुप्तचर संस्थाएं अंधेरे में रहें। 1998 में जुलाई से सितंबर तक FCNA में भेजे गए आर्टिलरी फोर्सेस को लौटाया नहीं जा रहा था और सितंबर के बाद भी धीरे धीरे इसे सीमा तक भेजा जा रहा था। पाक सेना ने रिजर्व बलों को FCNA में लाना तब शुरू किया जब भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी थी। पाक ने युद्ध के दौरान कोई नई प्रशासकीय नियुक्तियां नहीं की थीं, सिर्फ सेना के दूसरे दलों से सैनिकों को बुलाया था। पाक का सेना प्लान तय होने के बाद अप्रैल 1999 के अंत से ही कार्य करने लगा था। मुख्य दलों को तोड़कर 30 से 40 लोगों की कई पलटनें बनाई गईं, जो घुसपैठी बनकर भारतीय चौकियों पर कब्जा करने लगी। वक्त से पहले ही बर्फ पिघलने की वजह से जोजिला को खोल दिया गया। 3 से 12 मई के बीच ही भारतीय सेना को घुसपैठियों के इलाके में आने का पता चल गया था। 8 से 15 मई के बीच इलाके में भारतीय सेना की पेट्रोलिंग के दौरान पता चला कि भारी संख्या में पाक घुसपैठिए भारतीय सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। तब भारतीय सेना जिस तरह से तेजी से हरकत में आई, उसकी उम्मीद पाकिस्तान को भी नहीं थी। बटालिक और द्रास इलाकों में घुसपैठ का तरीका देखकर आसानी से पता चल गया था कि ये मामूली घुसपैठिए नहीं, बल्कि पाक सेना और मुजाहिदीन द्वारा प्रशिक्षित लोग हैं।
भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन के तहत द्रास के घुसपैठियों का खात्मा किया और बचे हुए घुसपैठियों को बटालिक सेक्टर में खदेड़ा। पहाड़ियों पर कब्जा करने वाले पाकिस्तान सेना के नॉर्दर्न लाइट इन्फैंट्री की 3, 4, 5, 6 और 12वीं बटालियन के सैनिक थे। इनमें मुजाहिदीन और पाक स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यानी SSG के सदस्य थे। 160 वर्ग फीट के एरिया में चोटियों पर कब्जा जमाने वाले घुसपैठियों की संख्या का अनुमान शुरू में तकरीबन 500 से 1000 लगाया गया, जबकि बाद में पता चला कि इनकी संख्या 5000 थी। घुसपैठियों ने LOC के आसपास ऐसी चोटियों पर धाक जमाई थी जहां से इन्हें युद्ध के लिए जरूरी चीजों की सप्लाई हो सके। इनके पास AK-47 और AK-56 के अलावा मोर्टार्स, एंटी एयरक्राफ्ट बंदूकें और स्टिंगर मिसाइलें भी भारी मात्रा में मौजूद थीं। से 25 मई के बीच मिलिट्री प्लानिंग हुई और 26 मई 99 में ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया। लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों द्वारा कवर सुरक्षा के साथ भारतीय सैन्य टुकड़ियां पाकिस्तानी सेना द्वारा कब्जा किए गए स्थानों पर भेजी गई। टाइगर हिल पर भारतीय सेना ने 5 जुलाई 1999 को तिरंगा फहराया। इसमें दोनों तरफ के काफी सैनिक मारे गए और खूब तबाही हुई, लेकिन हमने पाकिस्तान के नापाक इरादे को नाकाम कर दिया और सम्मानजनक जीत हासिल की। 13 मई 1999 को ही द्रास क्षेत्र के तोलोलिंग कॉम्प्लेक्स को घुसपैठियों से आज़ाद कराने में भारतीय सेना को यह समझ आ गया कि अब आगे की लड़ाई के लिए भारी तोप और गोलों का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि पाक सेना ऊंचाई पर है। तब विवादित बोफोर्स तो ग्रेड रॉकेट और 105 mm देशी फील्ड बंदूकों का इस्तेमाल हुआ। तोलोलिंग कॉम्प्लेक्स पर जीत ने टाइगर हिल्स की तरफ बढ़ने की हिम्मत दी और कई दिशाओं से भारतीय सेना ने इसे घेरा। पाकिस्तानी आर्टिलरी ऑब्जर्वेशन पोस्टर्स यानी पाकिस्तानी तोप प्रेक्षण चौकियों से घिरे होने के बावजूद भारतीय सेना ने नीचे से 122 mm ग्रेड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल कर ऊपर की तरफ सीधे फायरिंग की। टाइगर हिल्स के बाद से पश्चिम की तरफ मशकोह हिल को 7 जुलाई को जीत लिया गया, जिसे तब से गन हिल कहा जाता है। द्रास और मशकोह क्षेत्र की चोटियों पर जीत के बाद सेना ने बटालिक क्षेत्र की तरफ कूच की। यहाँ पहाड़ियों पर चढ़ाई ज्यादा कठिन थी। सेना को इन पहाड़ियों पर कब्जा करने में 1 महीना लग गया। ऊंची पहाड़ियों पर तोप प्रेक्षण चौकियां लगाई गईं और लगातार गोले और बम बरसाए गए, जिससे ढालों और टाइगर हिल के आसपास पाक सेना के तकरीबन 180 लोग घायल हुए और कई बंकर नष्ट हो गए। घाटी और पहाड़ियों पर पाकिस्तानी सेना का ध्यान हटाने के लिए हेलीकॉप्टर गनशिप का इस्तेमाल हुआ, जिससे भारतीय सेना को तोलोलिंग सेक्टर के पॉइंट 5140 पर कब्जा करने में काफ़ी मदद मिली। हालांकि इसी प्रक्रिया में एक हेलीकॉप्टर खो गया था, जो काफ़ी क्षति के बावजूद वापस लौट आया। करगिल युद्ध में पाकिस्तान सरकार की पोल खोलकर रख दी और भारतीय सेना के जाबाजों ने वीरता की नई कहानी लिखी, लेकिन इसमें वायुसेना का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। वायुसेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी LOC पार नहीं करने का निर्देश, मगर वायु विमानों ने भारत अधिकृत LOC क्षेत्र पर पाक सैन्य संचालन केंद्रों की स्थिति पता की और मिराज 2000 S और जगुआर हथियारों से इन्हें नष्ट किया गया। इस युद्ध में वायुसेना ने समुद्र तट से 3000 फीट से लेकर 10,000 फीट की ऊंचाई से बम गिराए, जिससे तकरीबन 700 घुसपैठिए मारे गए। इसमें तकरीबन 25,000 गोले, बम और रॉकेट दागे गए। प्रतिदिन तकरीबन 5,000 तोप के गोले, मोर्टर, बम और रॉकेट 300 बंदूक, मोर्टर और MBRS द्वारा छोड़े गए थे।
युद्ध में जल सेना ने भी अहम भूमिका निभाई और युद्ध के बाद नवाज शरीफ ने माना कि इस वक्त यदि नौसैनिक स्तर पर युद्ध हो जाता तो पाकिस्तान के पास केवल 6 दिनों तक युद्ध में सरवाइव करने लायक ईंधन बचा था। दरअसल 20 मई से ही जल सेना सतर्क थी। नौसेना और कोस्ट गार्ड के विमान 24 घंटे सर्विस लाइंस पर लगाए गए थे, जिससे पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा सके। भारतीय नौसेना की हरकत की वजह से पाकिस्तान का ध्यान गल्फ से उसके तेल व्यापार को प्रभावित होने की तरफ लग गया। भारत की तरफ से आक्रमण की आशंका में पाकिस्तान ने रैपिड एक्शन मिसाइलों को नॉर्थ अरेबियन सी की तरफ भेज दिया। एक और कारगिल में भारतीय सेना पाक के खिलाफ कार्रवाई तेज कर रही थी, तो दूसरी तरफ वह पाक पोतों को ब्लॉक करने की तैयारी कर चुकी थी और अंडमान निकोबार आइलैंड से सेना को पश्चिमी सी बोर्ड में बुलाकर स्वयं को भी मजबूत कर रही थी। जल सेना के इस कार्य को ऑपरेशन तलवार नाम दिया गया था। इस युद्ध में सीमा पर तैनात जवानों ने ये बता दिया कि देश प्रेम और देशभक्ति उनके रोम रोम में बसी है और किसी भी स्थिति में उनका मनोबल कोई नहीं तोड़ सकता। सेना के इस बेहतरीन प्रयास पर जवानों को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनमें शहीद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा, ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव, राइफलमैन संजय कुमार को परमवीर चक्र दिया गया। इनके अलावा कैप्टन अर्जुन नायर, शहीद मेजर राजेश अधिकारी को महावीर चक्र प्रदान किया गया। इनके अलावा शहीद स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा और शहीद मेजर सर्वानंद को वीर चक्र दिया गया। वैसे तो करगिल युद्ध हर देशवासी के लिए फख्र करने का विषय है, लेकिन फिर भी इस युद्ध से जुड़े कुछ ऐसे पहलू हैं जो इस युद्ध में जान गंवाकर विजय दिलाने वाले शहीदों को, परिवार वालों को और उनके साथियों का मनोबल कम करते हैं। करगिल युद्ध के बाद कई घोटाले सामने आए, जिनकी वजह से जहां सैनिकों के मनोबल पर असर पड़ा, वहीं देश को भी शर्मसार होना पड़ा। साल 1999 से 2000 के दौरान डिफेंस मिनिस्ट्री ने ज्यादा कीमत पर एक अमेरिकी कंपनी से 500 ताबूत यानी कॉफिन बॉक्स और शव सुरक्षित रखने वाले 3000 पाउचेस खरीदे थे। इससे सरकार को करीब 1,87,000 अमेरिकी डॉलर का घाटा हुआ था। करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिवारों को आर्थिक मदद के तौर पर पेट्रोल पंप, कुकिंग गैस और केरोसिन एजेंसी देने का सरकार ने वादा किया, लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया। 2002 में उजागर हुए पेट्रोल पंप घोटाले की जांच में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित 2 रिटायर्ड जजों की कमेटी ने 409 विवादास्पद मामलों की जांच के बाद पाया कि पेट्रोल पंप और गैस केरोसिन डीलरशिप के 297 आवंटन रद्द किए जाने चाहिए। करगिल युद्ध में शहीदों की विधवाओं के नाम पर मुंबई के कोलाबा के पॉश इलाके में आदर्श हाउसिंग सोसाइटी का निर्माण किया गया था, लेकिन ये फ्लैट बड़े सैन्य अफसरों और नेताओं ने अपने परिजनों को दे दिए, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। युद्ध के बाद सैन्य अफसरों के भी कई विवाद सामने आए। सबसे पहले घुसपैठ की खबर देने वाले ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लेफ्टिनेंट जनरल ने उनके बेहतरीन प्रदर्शन के बाद भी उनके ब्रिगेडियर से मेजर जनरल पद पर प्रमोशन के लिए सिफारिश नहीं की, जिसके कारण उन्हें सेना पदक नहीं मिल सका। सिंह की शिकायत पर हुई जांच के बाद ट्रिब्यूनल ने सेना के वरिष्ठ अफसरों के खिलाफ फैसला दिया और सेना को आदेश दिया कि वो रिपोर्ट के उस हिस्से को हटाए जिसमें लिखा है कि ब्रिगेडियर सिंह का प्रदर्शन बेहतर नहीं था। ब्रिगेडियर राकेश गोयल ने पंकज कंवर को करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी यूनिटों में फोन कर जानकारी निकालने के लिए कहा था, मगर युद्ध के बाद ऑपरेशन डायल हार्ड में कंवर के नाम का उल्लेख नहीं किया गया, क्योंकि बड़े अफसरों के अनुसार इससे MI-25 और युद्ध क्षेत्र के आसपास तैनात खुफिया यूनिटों की तैयारियों पर गलत प्रभाव पड़ सकता था। इसके लिए मेजर पंकज कंवर ने कभी मेजर इकबाल बनकर तो कभी मेजर हसन बनकर पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों के बारे में पता लगाया था। पंकज की शिकायत पर मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञों की कमी बताकर आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने भी मामला देखने से इनकार कर दिया। तब पंकज कंवर ने 12 जून 2011 को तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल VK सिंह को शिकायती पत्र भेजा था। घुसपैठ की जांच के लिए तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने प्रमुख सैन्य रणनीतिकार के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में समिति बनाई, जिसने अपनी रिपोर्ट में खुफिया तंत्र को मजबूत बनाने और सैन्य साजो सामान की खरीद प्रक्रिया में सुधार आदि की सिफारिशें की, लेकिन बाद में तमाम कारणों से इस समिति की रिपोर्ट ही विवादों में उलझ गई। तो ये था करगिल विजय दिवस यानी 26 जुलाई पर
हमारा विशेष कार्यक्रम। ऐसे ही कुछ खास कार्यक्रमों को विशेष अंदाज में लेकर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देश दुनिया की जानकारी लीजिए और बने रहिए चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी के साथ। नमस्कार।